आपका प्रॉब्लम यही है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, यानी कहने का मतलब यौन समस्या है। और ये अच्छा। प्रॉब्लम शुरू हुआ है आपका जेनाइटेलिया में एक एक्जिमा टाइप कोई स्किन डिजीज हुआ था, उसके लिए आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपने किया हुआ है आज से 2 साल हाँ पहले। तो हाँ हाँ, 3-4 साल तीन पहले चार हाँ। साल पहले आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया था। तो हाँ वो एक्जिमा अभी ठीक है नहीं भी है, जो भी है ठीक ही है मान लेते हैं, लेकिन एक्जिमा ठीक होने के साथ साथ आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, यानी जो प्रॉब्लम आपका था नहीं वो प्रॉब्लम अभी हाँ स्टार्ट हो गया। यही बात है ना आपका, यही हाँ कहना है हाँ ना? सर। हाँ सर। तो उनका जो ट्रीटमेंट चला हुआ, जो मलहम या फिर उनका जो स्टेरॉइड्स वगैरह जो दिए थे, उसका हाँ साइड इफेक्ट ही ये हम लोग मानकर चल सकते हैं, क्योंकि आपने पहले बताया कि आपको ये चर्म रोग होने से पहले आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं थी सर। नहीं थी। जैसे आपका ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, आप मलहम वगैरह लगाया गया और आपका स्टेरॉइड्स वगैरह आपको दिया गया लेने के लिए, उसके बाद से ही आपका हाँ अंदर सर। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, टाइमिंग, ये सब प्रॉब्लम जो यौन समस्या के अंतर्गत जो प्रॉब्लम आती है, वो सभी प्रॉब्लम्स हाँ आपको होना स्टार्ट हो गया। ये बात कंफर्म है ना? हाँ कंफर्म है सर, और छोटा हो चुका है लिम्फ नोड सिकुड़ के, टेस्टिस भी लूज पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि इस पेशेंट का अंदर बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, टाइमिंग की प्रॉब्लम है और इनका प्राइवेट पार्ट का जो साइज है वो सिकुड़ रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम इनको क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम तो इनका अंदर था नहीं कभी भी। और ये पेशेंट ऐसा भी नहीं कि सेक्सुअली अपने आप को अब्यूज़ बहुत ज़्यादा किए हैं, यानी बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन वगैरह किए हैं, ऐसा भी नहीं है। इनको ये प्रॉब्लम ज़िंदगी में था नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम इनका अंदर डेवलप हुआ चर्म रोग के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराने के बाद से ही इनका अंदर ये प्रॉब्लम डेवलप हो गया। पेशेंट ने कंफर्म बताया, मुझे बहुत बार बताया कि डॉक्टर साहब जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला हुआ है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं मेरा अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम चालू हो गया है। इनका प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन हुआ था, इसके लिए उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे। वो ऑलमोस्ट ठीक हुआ है, पूरी तरह तो ठीक अभी भी नहीं हुआ है, पूरी तरह ठीक मेरा ट्रीटमेंट से होगा। बीच बीच में इनको प्रॉब्लम फिर से रिलैप्स करता है, तंग करता है प्रॉब्लम। तो 100% तो क्योर कर नहीं पाए, साथ में एक प्रॉब्लम एज ए गिफ्ट उनको दे दिए कि चलो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आप ले लो। तो 100% तो आप पेशेंट का ये प्रॉब्लम तक ठीक नहीं कर पाए, और साथ ही साथ आप ही के कारण से, आप ही का ट्रीटमेंट के कारण से पेशेंट का बॉडी में और एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया है, जिसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम उत्पन्न हो चुका है आपका ट्रीटमेंट के कारण से। यानी आप चाहते हैं कि मेरे पास तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है, अब आप चाह रहे हैं कि इस पेशेंट को मेरा किसी फ्रेंड या कलीग के पास में भेजूं कि आप जाइए इनके पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट कराइए, फिर वो भेजेगा किसी साइकाट्रिक के पास, चलिए वहाँ पे जाइए अपना दिमाग का ट्रीटमेंट कराइए। तो ये साइकिल चलता रहेगा, यानी पेशेंट जब तक जिंदा रहेगा तब तक आप लोगों के पास ट्रीटमेंट कराएगा और एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक मेडिसिन खाता रहेगा। ये आप लोगों का मेन मोटिव है। देखिए, मैं कभी भी किसी पैथी को छोटा बड़ा नहीं कहता हूँ, मैं हर पैथी को रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग भले होम्योपैथी को रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ, मैं एलोपैथी का सम्मान करता हूँ। लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट कब किसी को कराना चाहिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कब किसी को कराना चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कब किसी को कराना चाहिए, इस बात की नॉलेज बहुत कम लोगों में है। इसीलिए आज इतना प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इतना कन्फ्यूजन होता है कि कब किसे कहाँ पे जाना चाहिए। जनरल अवेयरनेस हम लोगों के अंदर बहुत कम है। हमेशा जब भी कोई क्रॉनिक कंडीशन होता है, यानी ऐसा कोई प्रॉब्लम जो कि बहुत साल से चल रहा है, क्रॉनिक कंडीशन बन चुका है, तो उस कंडीशन के लिए होम्योपैथी के पास आना चाहिए। और ऐसा कोई कंडीशन जो कि एक्यूट कंडीशन है, यानी अचानक से हाई ग्रेड फीवर चालू हो गया, यानी पेशेंट का पल्स गिर रहा है, पेशेंट को हार्ट अटैक हो चुका है, पेशेंट को स्ट्रोक लगवा पड़ चुका है, तो वो इमरजेंसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा आना है एलोपैथी के पास। जहाँ भी आपको सीरियस कंडीशन आपको देखने को मिले, जहाँ पेशेंट की जान माल की सवाल है, जहाँ पे पेशेंट को आईसीयू की दरकार है, इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन है, तो हमेशा एलोपैथिक ट्रीटमेंट इस तरह की कंडीशन के अंदर बेस्ट होता है। पेशेंट को अगर सांप काट ले, डॉग बाइट हो गया, तो होम्योपैथी के पास मत आना, सीधा आपको जाना है स्टेट जो भी अस्पताल आपका नज़दीक है, वहाँ पे आपको जाके ही आपको एंटीवेनम या फिर आपका जो एंटी रेबीज जो इंजेक्शन है वो आपको लगाना है, होम्योपैथी के पास आपको नहीं आना है। और ऐसा कोई कंडीशन जो कि पिछले 10-12 साल से चल रहा है आपका, तो वहाँ पे आपको एलोपैथी के पास जाके आपको ट्रीटमेंट नहीं कराना है।
हमेशा आपको होम्योपैथी के पास आना है। होम्योपैथी में भी ऐसा डॉक्टर के पास आना है जो कि एक समय में एक दवा देता हो, यानी 8, 10, 15, 20 मेडिसिन देता है। ऐसा डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना है। और एक बात मैं बोलना भूल गया था, अगर आपका बॉडी में सप्लीमेंट की कमी हो जाती है, जैसे सपोज मान लेते हैं किसी पेशेंट के अंदर बॉडी में अगर विटामिन डी की अगर कमी हो जाए, किसी के अंदर अगर विटामिन बी 12 की अगर कमी हो जाए, तो बॉडी में जो सप्लीमेंट होती है, वो सप्लीमेंट की भरपाई को पूरी करने के लिए आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाके जो सप्लीमेंट है वो आप उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन आप लिखा सकते हैं। ठीक है, अगर विटामिन बी 12 की कमी हुआ तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है, तो वो लोग वो उनका कंपनियां बनाती है, तो वो लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो आप उन लोगों से कर सकते हैं। लेकिन कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हाई ब्लड शुगर का प्रॉब्लम, हाई थायराइड का प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, लिवर में कोई प्रॉब्लम, ब्लड में कोई प्रॉब्लम, लंग्स में कोई प्रॉब्लम, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम, हेयरफॉल की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यौन समस्या की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम, गठियाबात की प्रॉब्लम, मानसिक कोई कंडीशन, तो इन सभी कंडीशंस के अंदर कहने का मतलब जो भी आपका ऐसा कोई कंडीशन चलता है जो कि लंबे समय से चल रहा है, यानी क्रॉनिक कंडीशन है, तो इन कंडीशंस के अंदर आपको हमेशा पहले आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आपको आना चाहिए। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल में भी आपको बदलाव आपको लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आपको कंप्लीट क्योर आपको मिल पाएगा। तो इन कंडीशंस के अंदर एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप कराएंगे तो आप फंस जाएंगे। जैसे ही आपका एक प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं, दूसरा प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, इस पेशेंट को अभी सल्फर दिया हूँ क्योंकि चर्म रोग इनका दबा हुआ है, सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज हुआ है, साथ ही साथ इनको स्टेरॉइड्स वगैरह दिया गया है। इनका अंदर कितना ज़्यादा दबा हुआ, कितना डीप लेवल पे जाके दबा हुआ है, ये देखने वाली बात है। सल्फर कितना अच्छा काम करती है, सल्फर काम जरूर करेगी। सल्फर जो इनके चर्म रोग दब गया है वो फिर से उसको बाहर निकालेगी, बाहर निकालने के बाद उसको बाहर फेंकेगी, उसके बाद पेशेंट का अंदर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और पेशेंट का शादी नज़दीक है, पेशेंट को इसलिए मैंने कहा कि आप एक काम करिए, मेरा खुद का बनाया हुआ जो गोली है उसका 2 महीने का कोर्स आप साथ में रखिए। इसलिए रखिए क्योंकि आपका शादी नज़दीक है, क्योंकि सल्फर से आपको इम्प्रूवमेंट तो होगा, बेशक होगा, लेकिन वो 10-20 दिन के अंदर आपको फुल इम्प्रूवमेंट हो जाए, ये शायद ही मुझे लगता है कि आपको सल्फर से इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए कि 10-20 दिन का अंदर ही आपको फुल ऑन इरेक्शन आपको हो जाए, फुल ऑन लिबिडो हो जाए, ऐसा शायद नहीं होगा। तो इसीलिए पेशेंट को मैंने कहा कि आप टेम्पररी बेसिस पे आप मेरा जो बनाया हुआ गोली है इसको आप रखिए, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जैसे चल रहा है आगे आगे मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, जो भी करना बेस्ट होगा पेशेंट के लिए वो मैं करूँगा। सल्फर दिया हूँ, सल्फर से इम्प्रूवमेंट तो बेशक होगा, लेकिन 10-20 दिन का अंदर एकदम अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन ये थोड़ा वक्त लगाएगी, थोड़ा समय लगाएगी, क्योंकि चर्म रोग स्टेरॉइड्स के कारण से दबा हुआ है अभी, उसको बाहर निकलने में समय लगेगा। जब तक ये पूरी तरह बाहर नहीं निकलता है तब तक फिर से हीलिंग प्रोसेस होना, अंदर से स्टार्ट होना मुश्किल है। तो इसीलिए पेशेंट को मैंने कहा कि मेरा बनाया हुआ जो गोली है उसको आप शामिल करिए ट्रीटमेंट में। सो माय डियर फ्रेंड, मैं पेशेंट का फीडबैक क्या आता है आप लोगों से शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।